इसी बीच एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर बांग्लादेश के अंदर रह रहे हिंदुओं को लेकर है। बांग्लादेश के हिंदुओं पर हमले बढ़ चुके हैं। हिंसा पर इस्कॉन ने एक बयान जारी किया। इस्कॉन के उपाध्यक्ष राधा रमण का बयान कि हिंदुओं पर आज की रात बड़ी भारी है। वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए पूरी दुनिया को दुआ करनी चाहिए, क्योंकि खबर यह भी सामने आई थी कि बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों को अब चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। डीएनए में आपको हमने वो तस्वीरें दिखाई थी जहां बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के इलाकों में घुस करके बाकी उत्पाती भीड़ ने उनके घरों को तोड़ा, उनके मंदिरों को नुकसान पहुंचाया और अब फिर वही हो रहा है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अराजकता अपने चरम पर है। मंदिरों को ढूंढ ढूंढ के नुकसान पहुंचाया जा रहा है। हिंदुओं के जो घर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। देखिए जरा, ये आपको एक मंदिर नजर आएगा, उसके बराबर में आग की लपटें नजर आएंगी। उत्पाती भीड़ कैसे मंदिरों को ढूंढकर वहां आगजनी कर रही है, ये उसी की तस्वीर है। तो बोल लो। वहां के एक मंदिर की तस्वीर, मंदिर के सामने पूरी गली में खचाखच भरी हुई उत्पातियों की भीड़ जो जा रही है वहां पर मंदिरों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और हमारे साथ इस्कॉन मंदिर के उपाध्यक्ष राधा रमण दास जुड़ चुके हैं। सर, मैं जानना चाहूंगा कि इस वक्त वहां बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के क्या हालात हैं, क्या देख रहे हैं आप आसपास? भक्त तो बहुत ही चिंतित है। एक्चुअली आज की जो रात है वो बहुत ही भारी होने वाली है। जिनसे भी मैंने बात किया वहां पर वो बोल रहे हैं कि हम लोग के लिए आप लोग प्रार्थना करिए। और बहुत जगह इंटरनेट और जो पावर है वो भी नहीं है उस एरिया में, इंटरनेट बंद है एरिया में, तो हम लोग को भी संपर्क करने में दिक्कत आ रही है। तो मैं यही अनुरोध करना चाहूंगा कि जो 13 मिलियन हमारे जो हिंदू भाई बहन रहते हैं बांग्लादेश में, उनके लिए पूरे विश्व को विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए। हमारी सरकार को भी उनकी सुरक्षा के लिए जो कदम उठाने चाहिए बहुत ही शीघ्र उठाने चाहिए। हम देखें कि पहले भी किस प्रकार जब भी कुछ ऐसा होता है दंगा, तो वो हिंदुओं के ऊपर काफी भारी पड़ता है। और हम लोग सभी लोग चिंतित हैं, वहाँ के जो भक्त हैं वो भी बहुत चिंतित हैं। राधा रमण दास जी, वहां भक्तों से आपकी कोई बात हुई? क्या मंदिरों को उत्पाती भीड़ वहां नुकसान पहुंचा रही है? क्या हिंदुओं के घरों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है? जो खबर मिल रही है यही सुनने में आ रहा है कि जो अनकंट्रोल्ड मॉब था वो लोग हिंदू इलाकों में जा रहे हैं, दरवाजा खटखटा रहे हैं, तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और बहुत हम लोग देख भी रहे हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप में हम लोग को वीडियो भी मिले हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि जो महिलाएं हैं वो किसी तरह अपने दरवाजे को ना टूटने के लिए वो लोग सामान से उसको बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन वो लोग कितने कब तक सफल रहेंगे, ये बहुत ही चिंता का विषय है। और ये वीडियो देख के हम लोग काफी दुखी हैं और उनके लिए चिंतित हैं। लेकिन राधा रमण जी, ऐसा पहली बार तो नहीं है बांग्लादेश के अंदर कि हिंदुओं के ऊपर ऐसे हमले हुए हों। इसके पहले भी जी न्यूज पर डीएनए में ही हम लोगों ने दिखाया कि जहां हिंदू इलाकों में जबरन मॉब आता था, तोड़फोड़ करता था। क्या इस्कॉन के फॉलोअर्स ने आपको रिपोर्ट किया इस बात का पहले? जी, बहुत बार 2016 में भी हमारे भक्तों को मारा गया था, हत्या की गई थी। 2021 में भी जब दशहरे के समय हमें याद है कि बहुत बड़ा वायलेंस हुआ था। जितने बहुत सारे दुर्गा पूजा के समय पंडालों को, मूर्तियों को तोड़ दिया गया था। हमारे नवाखाली के मंदिर में भी, इस्कॉन के मंदिर में भी उन्मादी भीड़ ने आक्रमण किया और वहां पर जितने भी हमारे विग्रह थे उनको तोड़ दिया। हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद के विग्रह को तोड़ दिया। जितने भी पुस्तक भंडार थे उनको जला दिया, गिफ्ट शॉप को जला दिया। और हमारे एक भक्त की भी हत्या कर दी, जिसका शव हमको नेक्स्ट दिन हमारे मंदिर के तालाब में मिला। और बहुत सारे जो हमारे भक्त थे उस एरिया में, उनके घरों में भी घुस के मार पिटाई की। तो बहुत ही हृदय को दहला देने वाले हमने चित्र देखे थे 2021 में, किस तरह लोगों को धारदार हथियारों से उन्मादी जो पब्लिक थे वो लोग मार रहे थे, हत्या कर रहे थे। तो ये सब जो दिमाग में अभी काफी भारी है और हम लोग भी बहुत चिंतित हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज हमने देखा कि जब किसी देश का प्रधानमंत्री, उसको अपना देश छोड़ के जब भागना पड़ता है, और हमने ये भी देखा कि किस तरह जो उन्मादी भीड़ है वो प्रधानमंत्री के आवास में घुस गई और उनके जो अंडर गारमेंट्स हैं
उसको वो लोग लहराते हुए किस तरह उत्सव मना रहे हैं। जी। तो ये सारा जो दृश्य है वो हमारे दिल को और भी चिंतित करता है। लेकिन महाराज मुझे ये बताइए कि जो बाकी भक्तगण हैं उनसे फोन पे संपर्क आपका हो पा रहा है, बात हो पा रही है उनसे? क्योंकि आज दोपहर के बाद में जो हालात वहां पर है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मेरी बात सवेरे हुई थी, फिर शाम को करीब 3-4 बजे व्हाट्सएप मैंने कॉल किया था तो कॉल लग गया था, लेकिन इंटरनेट बंद था तो वो लोग कुछ भेज नहीं पा रहे थे। फिर 2-3 बजे मेरे को वॉइस मैसेज भेजे कुछ भक्तों ने, तो यही बताया कि अलग अलग भक्त जो हैं अपने अपने मंदिरों में, जो भक्त हैं वो मंदिरों में ही हैं, अंदर में हैं, अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद हम उम्मीद करते हैं महाराज कि वहां जो लोग हों वो सुरक्षित रहें और कम से कम जान उनकी बच रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हम तक जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि क्या हाल वहां पर है। ये आपने देखा कि कैसे बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं जरा आपको एक साथ दिखाता हूं कि आज सुबह से लेकर खास तौर पर जब तख्ता पलट हुआ, बांग्लादेश के पीएम ने इस्तीफा दिया, तब से लेकर के आज तक क्या कुछ हुआ है बांग्लादेश के अंदर। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आज दोपहर से लेकर अब तक बांग्लादेश के अंदर क्या हो रहा है, किस दौर से बांग्लादेश गुजर रहा है। लेकिन हालात यहां पर रुकते नहीं हैं। बांग्लादेश के अंदर स्टैचू तोड़ने का दौर लगातार जारी है और तेज होता जा रहा है। और यहां तक कि अब मॉब के साथ साथ सुरक्षा बलों के जवान भी प्रतिमाएं तोड़ रहे हैं। मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी गई। अंसार ग्रुप के जवानों ने यह स्टैचू को तोड़ा है। अंसार ग्रुप बांग्लादेश की पैरामिलिट्री फोर्स है। ये जरा तस्वीरें आप देखिए। जिस फौज के ऊपर पहले दारोमदार था कि वो सड़कों पर उतरी हुई भीड़ को पहले काबू में करे, जिस फौज के ऊपर ये दारोमदार था कि वो देश के हालात सुधारे, जिस फौज पर ये दारोमदार था कि वो अपने कम से कम देश के प्रधानमंत्री को सुरक्षित रखे, वो फौज आज क्या कर रही है, ये तस्वीरें जरा आप देखिए। ये तस्वीरें बता रही है शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा, जिसको कि यहाँ पर ये आर्मी के पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान है वो तोड़ रहे हैं। ये प्रतिमा का लॉन्ग शॉट आप देखिए जरा। ये गले में चप्पल लटका दी गई है मुजीबुर रहमान की। मुजीबुर रहमान कौन? ये वो शख्स जिसने कि पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी दिलाई। उसी व्यक्ति के गले में चप्पल डाल करके ये नीचे ये पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं। और एक और इस प्रतिमा के ऊपर आप देख रहे हैं, जो देख रहे हैं कि ऊपर जो चप्पल लटकाई हुई है उसका सीधा इंडिकेशन आप देखिए, ये पूरा रस्सी से बांधा गया है। यानी कि प्रतिबिंब के तौर पर फांसी दी गई है शेख मुजीबुर रहमान को और उसके बाद ये चप्पल यहां लटका दी गई। ये तस्वीरें अपने आप में बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश के अंदर हालात कितने विकट, कितने गंभीर, कितने संवेदनशील हो चुके हैं। हमारे रिपोर्टर्स लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। प्रमोद शर्मा स्वामित हमारे साथ है, हमारे साथ पूर्व राजनयिक जे.के. त्रिपाठी जुड़ चुके हैं और रक्षा विशेषज्ञ के.के. सिन्हा जुड़ चुके हैं। सिन्हा साहब, मेरा सीधा सवाल ये कि 2013 में जमात इस्लामी के जो चीफ को बांग्लादेश के अंदर फांसी दी गई थी, आज की तारीख में शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा के ऊपर ये फांसी लटकाना
क्या उसी के साथ रिलेट किया जा रहा है? जय हिंद। देखिए आनंद, जो आज आप दिखा रहे हैं और जो बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, वो पूरा का पूरा जो आप जमाते इस्लामी का नाम लिए, यही पूरा रेडिकलाइजेशंस हैं। और सबसे बड़ी जो इसकी प्रतिबिंब आपने दिखाई कि अंसार ग्रुप जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, वो महबूब रहमान, क्योंकि बांग्लादेश की स्थापना ही या उसका पूरा की पूरी जो परिकल्पना है इस पाकिस्तान से बांग्लादेश टूट करके जब बना, तो वो महबूब रहमान उसके एक बहुत बड़े किरदार थे और उनके ही ऊपर आघात हो रही है सब जगह। शेख हसीना उसकी लास्ट बेस्टन थी, क्योंकि उस समय उस दौरान जब 71 की लड़ाई के बाद 7 साल तक वो देश में हमारे भारत में ही रही थी। और जिस तरह से वो आई हैं वो, और लंबे समय तक देखिए उनका तीसरा कार्यकाल अभी शुरू हो रहा था और उस समय उनको रिजिग्नेशन देनी पड़ी और फिर आर्मी का डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो जनरल वकार है वो कहते हैं कि इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं इसको बड़े परिस्थितियों में देखने की ज़रूरत है। ये पस मंजर आपने देखा होगा, ये नज़ारा आपने देखा होगा। हम लोग श्रीलंका में कहते हैं कि गोटाबाया राजपक्षे के समय जैसा हुआ, तो उससे पहले उसके बाद की बात देखिए ना। जो आप देखिए, जो हम मालदीव्स में देखते हैं, जो उन्होंने किया मोहम्मद, वो जो चीज़ें हैं आउट इंडिया कैंपेन चला करके किया, ये चीज़, और उसमें आपको ये चीज़ें मिलती हुई दिखाई देंगी। राजपक्षे का जो है उसका एक मिलिट्री बेस है हम्बन टोटा। तो हम स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जब बात करते हैं तो हम्बन टोटा के अंदर में जो राजपक्षे ब्रदर्स हैं उनका है। उसी तरह अभी चाइना चाहता है, जो सबसे बड़ा चीज है, देखिए इन चीजों को हम शायद डिस्कस साहब, मैं जियोपॉलिटिकल एंगल से भी पूरी चीजें समझूंगा आपसे, लेकिन उसके पहले जमाते इस्लामी का कैरेक्टर कैसे इंटरवीन कर चुका है इसके अंदर और फौज कैसे आ चुकी है तख्ता पलट के लिए, मैं ये भी जानूंगा। इसी बीच में दर्शकों को बता दूं कि जो कुछ बांग्लादेश में हो रहा है वो बांग्लादेश के लिए कोई आम बात आज की तारीख में नहीं। शेख हसीना से ऐसी कौन सी गलती हुई कि बांग्लादेश की जनता का गुस्सा इतना भयानक हुआ और शेख हसीना को झेलना पड़ा, और यहां तक कि शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, वो भी वो देश जिसको कि उनके पिता ने आजाद कराया। ये हालात एक दिन में बने नहीं, बल्कि बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ ये गुस्सा प्रेशर कुकर की तरह अचानक आज फट चुका है, कुछ महीने पहले फट चुका है। बांग्लादेश में पिछले कुछ महीनों से सरकारी नौकरियों में खास लोगों के आरक्षण के खिलाफ छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर हिंसा लगातार हो रही थी, जिसको कि जी न्यूज आपको लगातार दिखा रहा था, डीएनए में आपको लगातार रिपोर्ट दिखाई। अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, लेकिन शेख हसीना ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नकार दिया, आदेश को पलट दिया और आरक्षण खत्म करने से इनकार कर दिया। इसके बाद शेख हसीना पर तानाशाही के आरोप लगे। बांग्लादेश की सरकार ने प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश की, लेकिन लोग पीछे नहीं हटे। शेख हसीना ने इन लोगों को रजाकार यानी गद्दार, इस बात से भी लोग भड़के और आखिरकार शेख हसीना को मजबूरन आर्मी के इशारे के बाद इस्तीफा देना पड़ा और आरन फारन में सिर्फ कुछ सामान लेकर के देश से भागना पड़ा। और बांग्लादेश के सेना प्रमुख ने ऐलान किया कि सेना ने देश की कमान संभाल ली है, यानी बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार का सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। আমি আপনাদের কথা দিচ্ছি, সমস্ত হত্যা, সমস্ত অন্যায়ের বিচার আমরা করব। আপনারা সেনাবাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন, সশস্ত্র বাহিনীর প্রতি আস্থা রাখেন। আমি সমস্ত দায়-দায়িত্ব নিচ্ছি। আপনাদের জানমাল এবং আপনাদেরকে আমি কথা দিচ্ছি যে আপনারা আশাহত হবেন না। ইনশাআল্লাহ আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে নিয়ে আসব। आपने तस्वीरें देखी, आपने आर्मी चीफ का बयान सुना, लेकिन इसी बीच एक और सवाल जो लगातार उठ रहा है और जेके त्रिपाठी साहब, मैं सवाल लेकर आपके पास में आ रहा हूं कि शेख हसीना भारत के अंदर हैं, तो उनको फिर शरण देने में भारत की तरफ से इतनी देरी क्यों हो रही? ना तो यहां से कोई रिस्पॉन्स मिल रहा है, लंदन जाने की बात है, वहां पर पहले ही प्रदर्शन वहां लगातार चल रहे हैं। देखिए आनंद, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शेख हसीना ने अभी भी खुद भी भारत से शरण नहीं मांगी है और भारत पहल करके शरण देगा भी नहीं, और अगर मांगेंगे भी तो शायद भारत नहीं शरण देगा, शरण देनी भी नहीं चाहिए। कितनी भी दोस्ती हो शेख हसीना से,
लेकिन अंत में बात वही आ जाती है कि भारत का राष्ट्रीय हित क्या है। अगर आज हम शेख हसीना को शरण दे देते हैं तो इससे सीधा गलत संदेश जाएगा बांग्लादेश को कि बांग्लादेश में जिसके खिलाफ गुस्सा है उसको हमने शरण दे दिया है, और फिर भारत के खिलाफ जो गुस्सा होगा वो निकलेगा। वो कैसे निकलेगा? वो हिंदुओं की और हत्याओं और उनके लूटपाट से निकलेगा। जो 8% हिंदू हैं उनकी सुरक्षा बहुत बड़े खतरे में पड़ जाएगी। अभी लेकिन कट्टरपंथी सर वो हरकतें तो अभी भी वहाँ कर रहे हैं। हिंदुओं के घरों को चिन्हित करके वहाँ आगजनी हो रही है, मंदिरों को जलाया जा रहा है। जी, ये जो कर रहे हैं ये भीड़ का उन्माद है, भी भीड़ का मनोविज्ञान है। 20 लाख या 40 लाख जितने भी लोग सड़कों पर हैं उसमें से मुश्किल से 2 लाख ऐसे होंगे जो कि आंदोलनकारी हैं। बाकी तमाशा देखने वाले होते हैं, चाहे यहाँ हो चाहे श्रीलंका में हो। आपने देखा कि लोग बिस्तर पे चढ़े हुए हैं, लोग किचन को बर्बाद कर रहे हैं, फर्नीचर तोड़ रहे हैं, तो सिर्फ वो उन्माद होता है। लेकिन अगर भारत ने इसकी पेशकश की तो मामला और बिगड़ जाएगा। फिर होगा क्या कि भारत के खिलाफ लोगों का गुस्सा और ज़्यादा दिनों तक रहेगा, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक तो बांग्लादेश का बॉर्डर हमारे साथ पोरस है, सबसे बड़ा बॉर्डर है। दूसरी चीज़ है कि चीन जो है, चीन BNP और जमात-उल-इस्लामी को प्रशय दे रहा है। जमात-उल-इस्लामी को पाकिस्तान जब और चीन की बात आ रही है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं। उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मैं जानने के लिए आपके पास लौटूंगा।